नमस्कार प्यारे मित्रों। स्वागत है आप सबका वनडे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल साइंस में भी बायोलॉजी। बायोलॉजी इसलिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जितना भी साइंस का प्रश्न आता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इसी विषय से देखने को मिलते हैं, बायो के। किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की बात करें, सब में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज भी हम लोग 25 प्रश्नों को करेंगे और इस 25 प्रश्नों की सीरीज में पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कोशिका से संबंधित सभी प्रश्न हैं और कोशिका या कोशिकांग कर लीजिए। कोशिका के जो सभी अंग होते हैं, कोशिका के अंदर के जो अंग होते हैं, उसे कहा जाता है कोशिकांग। ठीक, यानी कोशिका के भीतरी अंगों की बात कर रहे हैं। जैसे ये कोशिका हो गई, इसके अंदर कहीं पर लाइबोसोम होगा, कहीं पर राइबोसोम होगा, कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कहीं पर एक लिक्विड होगा जिसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, कहीं पर न्यूक्लियस होगा, कहीं पर तमाम ऐसे अंग होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। और इन्हीं कोशिकांगों की विशेषताओं को हम प्रश्नों के माध्यम से देखने वाले हैं। जैसे भी देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? बात कही जा रही कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ये कहा जाता है लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जिका या माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही उत्तर होगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम बनाते हैं, क्या बनाता है राइबोसोम? इसके बारे में आपसे पूछा गया। ये वसा बनाते हैं या लिपिड बनाते हैं या प्रोटीन या स्टार्च? प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर दीजिए कि राइबोसोम क्या बनाते हैं। ठीक, राइबोसोम क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा क्या? राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन बनाने का काम करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम एक जटिल संरचना होती है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। यह अंतः प्रद्रव्य जालिका से जुड़े होते हैं। हरित लवक, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। ठीक, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक क्रिया द्वारा एमिनो एसिड बनाता है। क्या बनाता है? एमिनो एसिड। और अमीनो एसिड को जान रहे हैं आप, प्रोटीन का एक प्रमुख पदार्थ होता है। ठीक, चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द है, इसको किसने गढ़ा था, किसने दिया था? इसके बारे में जे मेंडल थे, या जोहान इवांजेलिस्ट पुरकेंजे थे, या चार्ल्स डार्विन थे, या रॉबर्ट हुक थे? अब आपको बताना है कि किसने बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया था, यही उत्तर आपको देना है। दीजिए। ठीक, प्रोटोप्लाज्म की बात करें यानी जीवद्रव्य जिसे हिंदी में कहते हैं, इस शब्द को दिया था पुरकिंजे। आप इतना याद रखिएगा, किसने? पुरकिंजे ने। ठीक, प्रोटोप्लाज्म या इसी को हम कहते हैं क्या? जीव द्रव्य। ये किसने दिया था? पुरकिंजे महोदय ने। ठीक, और इन पर रॉबर्ट हुक क्या किया थे? इन्होंने कोशिका का, पूरी कोशिका की खोज किया था। कोशिका की खोज करने का काम किया था रॉबर्ट हुक ने, और इन्हीं ने कोशिका की खोज किया था कार्क में। ठीक, कार्क में खोजा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। क्या है आपको बताना है। प्लास्टिड ऑप्शन है, लाइसोसोम ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या गाल्जिका है? ठीक, इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इसकी अगर हम बात करें, प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि जैसे कोशिकांग, जैसे मनुष्य में एक तंत्र होता है ना अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का, ऐसे कोशिका में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको निकालने का काम करता है। और कौन काम करता है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया। ठीक, वो कौन करता है? ये करता है लाइसोसोम। ठीक, ये लाइसोसोम करता है। इसीलिए लाइसोसोम को आपको बताया गया था, इसे इसीलिए कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली भी इसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन, चलें अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित, कहां पर? आंत में से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव का अतिरिक्त कोश की स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? ठीक, यानी कौन सा तरल पदार्थ
आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और जो अतिरिक्त द्रव पदार्थ है उसे कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में यानी खून में मिलाने का काम करता है। प्लेटलेट्स, कोशिकाएं, प्लाज्मा या लसिका। तो सही जवाब क्या होगा? इसके सही जवाब की बात करें, आपको देखने को मिल रहा है क्या? 4 ऑप्शन, प्लेटलेट्स, कोशिकाएं, प्लाज्मा और लसिका। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? एक ही जवाब है, डी वाला ऑप्शन, जिसे कहते हैं हम लसिका। लसिका क्या काम करता है? आंत से वसा को ग्रहण करता है, ठीक, कोशिकाओं के माध्यम से ये खून में पहुंचाने का काम करता है। ठीक, कौन? ठीक है, चलिए भैया छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ये जो उपनाम वाले प्रश्न हैं, जैसे कोशिका का मास्टर, आत्मघाती थैली, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का पाचक, ये जो अलग अलग नाम है ना, ये इससे प्रश्न आते हैं खूब। ठीक, जरा ये किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या होगा? नाभिक। ठीक, न्यूक्लियस। नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस, इसे कहा जाता है क्या? कोशिका का मास्टर। ठीक, या इसे कहा जाता है क्या? कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क या दिमाग भी कहते हैं। किसको? इसी को। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखें। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़े कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? यानी जो कोशिका के भीतर पाए जाने वाले अंग हैं, चाहे लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, है ना, इस प्रकार के बहुत सारे अंग आपको देखने को मिलते हैं। इन अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, अंतःप्रदव्य जालिका, नाभिक, गाल्जिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, आपको बताना है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा। सही उत्तर क्या होगा? नाभिक। कोशिका का मास्टर भी इसे कहते हैं। ये नाभिक क्या? कोशिका का मास्टर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? हरितलवक, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स। सही उत्तर क्या होगा? कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहेंगे? कोशिका का प्रोटीन का नाम कहते हैं राइबोसोम्स का। ठीक, कोशिका का मतलब कोशिका के प्रोटीन का कारखाना। राइबोसोम क्या करता है? यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, चलें, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ठीक, केवल पशु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग की अगर हम बात करें, क्या होगा सही विकल्प? लाइसोसोम होगा, या गाल्जी बॉडीज, या सेंट्रोसोम या राइबोसोम। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु में पाया जाता है? ठीक, आप ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल पशुओं में पाया जाता है। ठीक, फिर ये वनस्पतियों में नहीं, वनस्पति में अभाव होता है इसका, या कह सकते हैं वनस्पति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन की प्रयोग किया जाता है? जैसे शरीर में जब चोट लग जाती है, आप देखते होंगे वहां पर एक प्रकार का लिक्विड निकलता है, जैसे ब्लड, जैसे खून निकलता है। खून जैसे जब बंद होता है तो आप देखते होंगे पीला पीला एक द्रव टाइप का वहां पे चिपक जाता है। ठीक, ये क्या होता है? ये लिक्विड रूप में, द्रव रूप में ये कोशिकाएं ही होती हैं। ये क्या होती है? एक कोशिका ही होती है। कैसा होती है? ये द्रव के रूप में हो रही होती है। ठीक, अब आपको बताना है शरीर में लगी चोट को मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन की जरूरत होती है। देखिए सेल विभाजन कई प्रकार के होते हैं। अगर आप देखेंगे चोट की मरम्मत के लिए तो यहाँ पे केवल समसूत्रण विभाजन होता है। ठीक, समसूत्रण विभाजन होता है, अर्धसूत्री नहीं होता, माइटोसिस नहीं होता। ठीक है, सही क्या होगा? समसूत्रण विभाजन। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इसमें से कौन सी है? आस्टेसाइड्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोस्टर या लिम्फ कोशिकाएं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक, क्या पूछा गया आपसे? एक पशु के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ठीक,
अगर हम कोशिका की बात करें, सबसे ज्यादा एक्टिव भी होता है न्यूरॉन और सबसे बड़ी भी कोशिका होती है। कौन? न्यूरॉन। इसे कहते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र में जो पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र में ये पाई जाती है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? जल या कार्बोहाइड्रेट या शैवाल या प्रोटीन? ठीक। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या शरीर में पाया जाता है? ध्यान से समझिएगा। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है क्या? जल। ठीक। आप देखेंगे जैसे कोशिका होगी, इसके अंदर जो तमाम प्रकार के अंग होते हैं, अंग तो रहते हैं लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए एक प्रकार का लिक्विड होता है, कोशिका में भी होता है। ऐसे अगर शरीर में देखेंगे, पूरे शरीर में भी ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? ज्यादा मात्रा में जल ही मिलता है। हमारे शरीर का 60% से ज्यादा 60% से ज्यादा भाग किससे बना है? ये बना है सीधे सीधे जल से। ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलें, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? बताइए, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होगा? जीवाणुओं पर, कवक पर, शैवाल पर या विषाणु पर? कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होगा? इसकी अगर हम बात करें, देखिए यह जीवाणुओं पर तो लागू होता है, मतलब ये बाहर हो जाएगा, नहीं वाले प्रश्न को आप ऐसे पहले नहीं कर लेंगे। कवक पर भी कोशिका सिद्धांत लागू होता है, इसको कर देंगे बाहर। शैवाल पर भी लागू होता है, विषाणु पर लागू नहीं होता। विषाणु को क्या कहते हैं? ये वायरस। कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रकार्यात्मक क्रियाओं का मतलब फंक्शनल एक्टिविटीज। कोशिका जो है फंक्शनल एक्टिविटीज का नियंत्रण करता है। कैसे? जीवद्रव्य के द्वारा, केंद्रिका, सूत्रकणिका या केंद्रक? आपको सही जवाब देना है। क्या होगा? यहां पर देखेंगे, कोशिका प्रकारात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसके द्वारा करता है? जीवद्रव्य के द्वारा नहीं, केंद्रिका के द्वारा भी नहीं, सूत्रकणिका के द्वारा भी नहीं, बल्कि किसके द्वारा? केंद्रक, जिसे हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियस। जिसे कहते हैं क्या? न्यूक्लियस। इसके द्वारा नियंत्रण करता है क्या? प्रकारात्मक क्रियाओं का, यानी फंक्शनल एक्टिविटीज का। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आपको देखना है और इसका जवाब देना है। जो सेल विभाजन के जो 6 चरण हैं, उन चरणों में से पूछ रहा कौन सा चरण होता है क्या? सूत्री विभाजन के लिए। सूत्री विभाजन के लिए कौन सा चरण जिम्मेदार होता है? एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या प्रोफेज? अब आपको बताना है इसमें से सही क्या होता है। ठीक। ठीक है। जब समसूत्री विभाजन की बात होगी, इसमें लागू होता है क्या? मेटाफेज। क्या लागू होता है? मेटाफेज। ठीक। मेटाफेज। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पौधों की ऊर्जा की क्यों कम आवश्यकता क्यों होती है? क्यों? कारण दिया 4। क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बिल्कुल यही बात सही भी है। जो पौधे होते हैं ना, उनके शरीर में अधिकांश कोशिकाएं मृत अवस्था में होती है। ठीक। इसीलिए इनको अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण दिया, केवल वे क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह भी कारण नहीं है। ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, यह भी कारण नहीं है। सही क्या है आपका? सही आपका ये वाला। चले, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? देखिए, कोशिका भित्ति कोशिका का एक ऐसा अंग है जो जो केवल पाई जाती है पौधों में, ठीक, यानी पादप में। जंतुओं में इसका अभाव होता है। ठीक। जंतुओं में सेल वॉल, जिसे कहते हैं क्या? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक। अब नहीं पाए जाने के कारण पूछा जा रहा है आपसे। ठीक। नहीं पाए जाने का कारण पूछा जा रहा है, क्या होगा बताइए इसको। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है? ऐसा नहीं है। क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती, ये भी नहीं है। यही तो है कोशिका झिल्ली। क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती, ऐसा भी कारण नहीं है। सही क्या आपका ए वाला। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से
पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ठीक, एक रक्षा कवच के रूप में ये काम करती है। इसके रूप में पौधों के रक्षा कवच के रूप में काम करती है। कौन सी कोशिका? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ठीक, 18वां प्रश्न का अगर सही जवाब देखें तो क्या होगा? कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए व राइबोसोम होते हैं? ठीक, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन दो कोशिकांगों में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? चलिए बताना है, बताइए क्या होगा सही जवाब। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, लेकिन लाइसोसोम के पास नहीं होता, तो यह ऑप्शन गलत होगा। हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, इसके पास तो है, लेकिन गाल्गी के पास भी नहीं होता, यह भी गलत है। ठीक, ठीक है, लवक के पास तो होता है, लेकिन गाल्गी के पास नहीं होता है, मतलब ये भी गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? लवक और गाल्गी सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास होता है। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित करता है? जैसे वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल का मतलब जो अपशिष्ट उत्पाद यानी जो पचा हुआ पदार्थ है, जो पचा हुआ पदार्थ है, अब जिसे बाहर कर देने की आवश्यकता है, पौधे कहाँ से संचित करते हैं? गाल्जिकाय में, रसधानियों में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? ठीक, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, ये कहाँ इकट्ठा करते हैं? ये करते हैं रसधानियों में। कहाँ करते हैं? रसधानियों में। ठीक, चले आगे क्वेश्चन नंबर 20, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक जिसे कहते हैं वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होते हैं? भाई पर्णहरित यानी क्लोरोफिल कहाँ पर होते हैं? ये पत्तियों में मौजूद होते हैं। ठीक, कहाँ होते हैं? ये पत्तियों में मौजूद होते हैं। इसे किस और नाम से जानते हैं? इसे कहा जाता है क्या? हरित लवक। हरित लवक, इसी के कारण पौधे जो है हरे दिखाई देते हैं। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक, जिसके कारण से पौधे हरे दिखाई देते हैं। ठीक, प्रश्न क्या पूछा आपसे? कहाँ पर दिखाई देखे सॉरी क्लोरोफिल कोशिका के निम्नलिखित किस घटक के मौजूद? हरित लवक। पर्णहरित या हरित लवक एक ही चीज है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कौन सी कोशिकाएं केवल पादपों में पाए जाते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जीव दोनों में पाए जाते हैं, लाइसोसियम भी दोनों में पाए जाएंगे, रसधानी भी दोनों में मिलेंगे, लेकिन एक तत्व ऐसा है जिसका नाम है क्या? लवक। जिसका नाम है क्या? लवक। लवक का मतलब पर्णहरिम। इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहा जाता है पर्णहरिम। इसी को कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक, ये पर्णहरिम और क्लोरोफिल ये जो है इसकी वजह से पत्तियां अपना भोजन खुद बनाती हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती हैं, और ये केवल पौधों में मिलती है। अगर जंतुओं में मिलता तो हम आप भी हरे हरे दिखते, है ना। चलें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? ये आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? हरित लवक ऑप्शन है, अवर्णीय लवक है, वर्ण लवक है या जीव द्रव्य है? बताइए इसमें से क्या उपयुक्त उत्तर होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन और तेल के संग्रहण की बात हो रही है। तेल के संग्रहण की बात हो रही, ये किसके द्वारा होता है? ये अवर्णीय लवक के द्वारा होता है। ठीक, इसके द्वारा, ये अवर्णीय लवक के द्वारा होता है। बी वाला ऑप्शन आपका हो रहा है इसमें सही। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वायुतक कोशिकाएं यानी किसमें पाई जाती हैं? वायु ऊतक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? मटर, जलकुंभी, नीम या नागफनी? आप बताना है आपको वायु ऊतक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। देखिए वायु ऊतक कोशिकाओं का मतलब ऐसी कोशिकाएं जैसे क्या होता है ना, आपने जलकुंभी को देखा होगा, ऐसे डंठल उसकी फूली हुई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें भरी होती है वायु। किसमें? ये जलकुंभी की बात हो रही है, ऐसे होता है ना, तो जलकुंभी। ठीक, जलकुंभी इसे क्या कहा जाता है? वायु ऊतक कोशिकाएं इसमें मिलती है। रंगहीन लवक क्या होते हैं? रंगहीन लवक क्या होते हैं यह आपको बताना है। ल्यूकोप्लास्टिक, एपिकोप्लास्टिक, क्रोमोप्लास्टिक या क्लोरोप्लास्टिक?
ठीक। रंगहीन लवक किस में होते हैं? ये होता है ल्यूकोप्लास्टिक में। किस में होता है? ल्यूकोप्लास्टिक में। एप्कोप्लास्टिक में इसमें कुछ ना कुछ कलर होता है। क्रोमो, क्रोमो का मतलब ही रंगीन, क्लोरो का भी मतलब रंगीन से ही होता है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ पर स्थित होता है? आपको बताना है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ पर स्थित होता है? ठीक, चलिए बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में, विशेष झिल्लियों पर, हरित लवक पर, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, या प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसमें डी वाला ऑप्शन, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में आपको क्या देखने को मिलता है? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू वर्णन। ठीक, मुझे लगता है आपको क्लास यहाँ तक पसंद आई होगी। आज के सीरीज में हम यही 25 प्रश्नों को करेंगे। कल फिर कुछ नए प्रश्नों को एक एक दिन के अंतराल पे, यानी अल्टरनेट अभी आपको कक्षाएं मिल रही हैं, फिर कुछ ही दिनों लगातार मिलना शुरू हो जाएंगी। अब जानते हैं आपको मैथ की क्लास सुबह में 7:30 बजे, 3:30 7:30 AM पर मिलती है। और ये जो 7:30 बजे क्लास होती है अभी कुछ दिनों तक बंद रहेगी, बस ज़्यादा नहीं, 2 से 4 दिन तक और भी क्लास ये बंद रहेगी। इसके बाद फिर से आपको मैथ की क्लास रेगुलर ऐसे मिलना शुरू हो जाएगी, और साइंस भी ऐसे बीच बीच में भी मिल रही। लेकिन बहुत जल्दी हम कोशिश करते हैं कि आपको साइंस की क्लास भी आपको मिलने लगे, क्या, रेगुलर। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए आपको क्लास कैसा लगा, पसंद आया तो, ना आया तो। ठीक, या कुछ और संशोधन चाहते हैं, क्वेश्चन का और हाई लेवल चाहते हैं, जिसको भी आप बताइएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, बस जल्दी ही ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आपको जो ये क्लास है, इस क्लास का PDF नोट्स भी आपको भेज दिया जाए। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप बनाया जा रहा है। जब ऐसे कंप्लीट होता है सारे प्रोसेस, आपको टेलीग्राम पर इसका PDF भी भेजा जाएगा। अभी नहीं, बस बहुत जल्दी जैसे ही भेजा जाएगा आपको चैनल पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम का जो लिंक दिया जाएगा इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे कल कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, ध्यान रखिएगा आप सब अपना।